कुंती देर शाम हॉल में बैठी होती है। तभी कुंती की पड़ोसन विमला का कुंती के घर आना होता है और वो आते ही विमला कुंती से कहती है, अरे कुंती, ये क्या तू सास बहू और साजिश देख रही है? ये सब ड्रामा देखना छोड़, असली ड्रामा तो अब तेरे घर में शुरू होने वाला है। तू पहले उसकी तैयारी कर। अरे मेरे घर में ड्रामा क्यों शुरू हो गया? कहीं तू मुझसे लड़ने झगड़ने के मूड से तो नहीं आई? अरे नहीं, तेरा बेटा किसी को ब्याह लाया है, उसे ही देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। अरे तू कुछ भी बोल रही है। मेरा बेटा कमलेश ऐसा कब? अरे कमलेश, ये कौन है? माँ आप अंदर चलिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंदर इसे लेकर एक कदम बढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले तो तू मुझे ये बता कि ये है कौन? अरे तेरी बहू है, तुझे दिख नहीं रहा क्या? जोड़े में तेरा बेटा बहू लाया है, तेरी जेठानी तो लाया नहीं होगा। कमलेश, ये विमला जो कह रही है वो क्या सच है? अरे कमीने नालायक, तूने किससे पूछकर शादी जैसा इतना बड़ा फैसला ले लिया? माँ ये पूजा है, मैं इससे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने इससे शादी की है। लेकिन तुझे ये सब घर में तो बताना चाहिए था ना। माँ अब आप कुछ भी कहो या करो, पूजा इस घर की बहू है। तूने तो इसे घर की बहू बना दिया, लेकिन मैं इसे घर की बहू नहीं मानती, और ना ही तुझे अपना बेटा। अभी के अभी जैसे चलकर आया है वैसे चलकर वापस जा। देखो माँ, अगर आप ऐसा बोलोगी ना तो मैं चला जाऊंगा और सारी जिंदगी आप रोती रह जाओगी। कुंती अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपने बेटे को झाड़ू से मारते हुए कहती है, रोने धोने के दिन तो तेरे शुरू हुए हैं, क्योंकि मैं तुझे इस घर से 1 रुपया नहीं देने वाली। चल अब निकल मेरे घर से। ठीक है पूजा, तुम चलो मेरे साथ, और एक पल मैं यहाँ नहीं रुक सकता। माँ जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमने शादी करने का फैसला लिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बड़े आए आशिक दीवाने। अब मेरे घर से इज्जत से जाना चाहते हो या फिर चप्पल जूते खाकर जाओगे? कुंती गुस्से में अपने बेटे को बहुत कुछ बोल देती है और कमलेश भी अपनी पत्नी पूजा को घर लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर एक किराए का कमरा लेता है। क्या पता माँ जी का 1-2 दिन में गुस्सा शांत हो जाए और हमें लेने आ जाए। वो तो समय बताएगा, देखा जाएगा कि माँ हमें लेने आती है या नहीं। लेकिन माँ का गुस्सा बहुत खराब है। चलो एक काम करो, तुम आराम करो, मैं खाने पीने को लेकर आता हूँ कुछ। जी आप जाइए, लेकिन जल्दी आ जाइएगा, तब तक मैं कमरा साफ कर लेती हूँ। कमलेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने कहीं घर छोड़कर गलती तो नहीं की। अब अगली ही सुबह कमलेश काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कई जगह काम की तलाश में भटकता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही कमलेश को 2 से 3 दिन काम ढूंढते हुए हो जाते हैं, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा होता, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और कमलेश को परेशान देखकर उसकी पत्नी पूजा कमलेश के लिए ठंडा सा मिल्क शेक बनाकर लेकर आती है। अरे पूजा, तुमसे कहा ना कि कुछ भी खाना पीना नहीं है मुझे, लेकर जाओ इसे यहाँ से। आपका इतना गुस्सा सिर्फ टेंशन की वजह से तो हो नहीं सकता। देर से ही सही, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जो होगा सही होगा। पूजा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने माँ को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये शादी का फैसला हमने गलत लिया था। अच्छा होता मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। चलो ठीक है, मान लिया तुमने मुझसे ही शादी करके गलती कर दी। अब इस गलती को तो ठीक भी नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि इस गलती ने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम जो खाई है। अब पूजा, वो मेरा ये सब बोलने का अटेंशन नहीं था, वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया और कुछ नहीं। अच्छा ये क्या है? तुम एक काम करता हूँ, मैं ये पी लेता हूँ, हो सकता है तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। हाँ जल्दी से पी लो और बताओ कैसी बनी है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। ये चॉकलेट मिल्क शेक है ना यार, ये तो बहुत अच्छा है। आया ना मजा? और देखा, तुम्हारा गुस्सा भी छूमंतर हो गया। जब तुम्हें इतना अच्छा मिल्क शेक बनाना आता है तो अब चिंता किस बात की। तुम एक काम करना, तुम इसे बनाना और मैं बेचूंगा, हम यही काम करेंगे। आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है, और आपको काम भी नहीं मिल रहा है, और आपके ना रहने पर मुझे तो बहुत बोरियत फील होती है। अच्छा जी, ऐसा क्या? अब कमलेश और पूजा मिलकर अगले ही दिन मिल्क शेक की दुकान लगाते हैं और पहले दिन तो दोनों का धंधा थोड़ा मंदा चलता है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद लोगों को कमलेश और पूजा की मिल्क शेक का स्वाद पता चलता है तो उसके बाद तो कमलेश और पूजा की मिल्क शेक की दुकान पर भीड़ लगने लगती है। पूजा, अपना हाथ थोड़ा जल्दी चला लो, दुकान पे भीड़ होती जा रही है। अरे भाई साहब, आप दोनों पति पत्नी है क्या? आप दोनों की जोड़ी तो बहुत प्यारी है। जी शुक्रिया।
क्या मैं आपकी एक छोटी सी वीडियो बना सकती हूँ? जी जरूर बना लीजिए। अब वो औरत कमलेश और पूजा की मिल्क शेक बनाते हुए वीडियो बना लेती है, जिसे वो प्यारा सा कैप्शन देकर अपने इंस्टा पर डाल देती है। ऐसे ही कमलेश और पूजा को अपने मिल्क शेक की दुकान खोले महीनों बीत जाते हैं। लेकिन एक रोज कमलेश का एक दोस्त उसे उसकी और उसकी पत्नी की एक वीडियो भेजता है, जिसे लोग खूब प्यार दे रहे थे। और वो वीडियो कमलेश और पूजा की ही थी, जो कुछ दिनों पहले ही एक औरत ने रिकॉर्ड करके इंस्टा पर डाली थी। अरे हाँ, ये वीडियो तो हमारी है। अरे वाह पूजा, हम तो फेमस हो गए। देखो ना, तुम मिल्क शेक बनाते हुए कितनी प्यारी लग रही हो। तुम भी प्यारे लग रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों पति पत्नी की ये वीडियो खूब वायरल हो जाती है। इधर ये वीडियो विमला कुंती के पास लेकर पहुंचती है। अरे कुंती देख, मैं क्या लेकर आई हूँ, वायरल मिल्क शेक वाली तेरी बहू की वीडियो। मेरी बहू और मिल्क शेक बेच रही है, और मेरा कमलेश, मेरी तो आंखें तरस गई इससे मिलने को। अभी मेरे कलेजों को इसे देख ठंडक पहुंची है। देख, तेरे बेटे बहू कितनी मेहनत कर रहे हैं, और तेरा बेटा तो एक वीडियो में तेरी तारीफें भी कर रहा था कि मेरी माँ मेरी गलती की वजह से थोड़ी नाराज है, लेकिन मैं जल्द ही माँ को मना लूंगा, ऐसा कहा। तू सच कह रही है? मेरे बेटे ने ऐसा कहा? और मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चों की खबर तक नहीं ले रही। अब तो इन्हें माफ कर दे। देख कितना मेहनत कर रहा है बेचारा तेरे लिए। कल ही मैं इन्हें घर वापस लेकर आऊंगी, और नहीं रह सकती मैं इनसे दूर। अब अगले ही दिन जब कमलेश और पूजा मिल्क शेक की दुकान लगाने के लिए घर से निकल रहे होते हैं, तभी वो दरवाजे पर कुंती को देखते हैं, जो विमला के साथ उसके घर आई थी। विमला काकी, आप लोग यहाँ? लेकिन आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? और माँ, आप कैसी हो? माँ जी आप ठीक तो है ना? आप रोइए मत, हमने आपको बहुत याद किया। आओ ना माँ, आओ ना। बाहर क्यों खड़ी हो आप? विमला काकी, आप भी आइए। और कमलेश तो हर वक्त सिर्फ आपका नाम ही लेते रहते हैं कि माँ ऐसा खाना बनाती है, माँ मुझे अच्छा खाना खिलाती थी। अब भी अपनी माँ से नाराज है क्या तू? देख, अब बहुत हुआ। तू मुझे मार ले, सुना ले, लेकिन अब घर चल। मैंने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे तेरे बारे में कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। वो तो कल विमला मेरी बहू की वायरल वीडियो लेकर आई थी, उससे मैंने पता लगाया। हाँ माँ, आप तो क्या, मैं भी आपके बिना इतने दिन कैसे रहा हूँ ना, ये तो मैं ही जानता हूँ। हाँ माँ जी, ये तो आपको बहुत याद करते हुए रोए भी हैं। तुम दोनों अपना सामान बांध लो, हम आज ही जाएंगे। माँ, लेकिन मैं और पूजा मिल्क शेक की दुकान बंद नहीं कर सकते। उससे हमने बहुत पैसे कमाए हैं। माँ, हम यही काम करना चाहते हैं। प्लीज आप इसे बंद मत करवाइएगा। बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी बंद। उनकी दुकान की सेल भी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि महीनों से अपने परिवार से दूर रहे कमलेश को भी अपना परिवार वापस मिल जाता है। हरिया बहुत ही गरीब था, उसके पास एक वक्त का खाना हो जाए यही बहुत बड़ी बात थी। एक रोज हरिया की पत्नी शारदा देर रात के समय अपने पति हरिया से कहती है, सुनिए, मेरी बहन ने सुमन के लिए एक लड़का बताया है, उनके ही रिश्ते में है कोई। अच्छा, तो अभी ही लेन देन के बारे में पूछ लेना, वरना पिछले बार की तरह वो लोग रोका हो जाने के बाद रिश्ता ना तोड़ दें। मैं अब इतना नहीं सह पाऊंगा। जी थोड़ी बहुत तो मांग कर सकते हैं, बाकी मैं बातचीत कर लूंगी। अब अगले ही सुबह हरिया अपनी पत्नी शारदा से कहता है, सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ, तो तुम अपनी बहन से बात कर लेना कि कब आएंगे वो लोग सुमन को देखने, तो मुझे छुट्टी भी तो लेनी पड़ेगी। जी शाम तक बता दूंगी क्या और कैसे है, तो आप एक दिन की छुट्टी ले ही लेना। अब हरिया काम पर निकल जाता है। इधर शारदा अपनी बहन के बताए लड़के वालों से बातचीत करती है, तो वो लोग कल ही लड़की देखने आने की बात करते हैं। अब देर शाम शारदा भी हरिया को ये बात बताती है, और अब अगले दिन हरिया के घर में लड़के वालों के आने की तैयारी चल रही थी। तभी सरिता अपनी बेटी सुमन से कहती है, जा सुमन, तैयार हो जा। वैसे सच कहूँ तो भगवान ने बेशक हमें कुछ ना दिया हो, लेकिन फूल से बेटी दी है, किसी की नजर ना लगे। अब कुछ ही समय बाद लड़का, लड़के की माँ और लड़के का पिता हरिया के घर पर आता है। जी बैठिए। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। जी नमस्ते, जी नमस्ते। घर तो काफी छोटा है आपका, लेकिन हमारे घर की बात ही अलग है। 4 कमरे हैं हमारे घर में। अरे चुप भी रहो तुम, हम लड़की देखने आए हैं यहाँ, वही अपने घर का डिजाइन बताने नहीं। माँ, पापा, आप लोग कहीं भी शुरू हो जाते हो। आपकी बहू आ गई है। बेटी तो आपकी बहुत सुंदर है भाई साहब, सच में।
हाँ हाँ ठीक ही है। वैसे कितनी पढ़ी लिखी है आपकी बेटी? जी अभी अभी कॉलेज खत्म की है, बहुत अच्छे नंबर लाई है। सुमन दिखने में जितनी सुंदर थी उससे कई ज्यादा वो पढ़ने में अच्छी थी। अब लड़के की माँ सुमन से कई सवाल करती है। जी देखिए, आपकी लड़की में कोई बुराई नहीं है, अच्छी ही है। बस हमारे घर को संभाल ले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी हमारी बेटी को घर का सब काम आता है, खाना बनाना, घर संभालना सब कर लेती है। सुनो बेटा, तुम बोल तो लेती हो ना, जरा बोल कर दिखाना और चल कर भी दिखाना। पता चले हमारे बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाए जो लंगड़ी और गूंगी हो। माँ ये क्या कह रही हैं आप? चुप रहिए ना। तू चुप रह, समझा ना? मैं करूंगी तेरे लिए लड़की पसंद। मैं तेरे पसंद की लड़की से शादी होने ही नहीं दूंगी। आ गई समझ? सबको लड़की तो पसंद आती है। अब जाते जाते लड़के की माँ हरिया से कहती है, ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन आगे की बात फोन पर ही होगी और सब कुछ ठीक रहा तो बात आगे बढ़ाई जाएगी। अब इतना बोलकर लड़के वाले चले जाते हैं और शारदा हरिया से कहती है, जी मुझे तो लड़का बहुत ही अच्छा लगा। रही बात उसकी माँ की तो वो थोड़ी अजीब है, लेकिन क्या करना है, शादी तो लड़के से करनी है, उसकी माँ से थोड़ी ही। हाँ ये तो है, लेकिन अभी पता करता हूँ कि कैसा परिवार है, सब लोग कैसे हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक रोज लड़के की माँ कुंती का फोन शारदा के फोन पर आता है। नमस्ते बहन जी, बताइए कैसे फोन करना हुआ, सब ठीक तो है ना? जी जी सब ठीक है। मैं तो ये कह रही थी कि जल्दी शादी की तारीख फिक्स करने आएंगे तो लेन देन की भी बातें वहीं हो जाएगी। अब अगले ही दिन लड़के की माँ और लड़के का पिता हरिया के घर आते हैं और लड़के की माँ कुंती शारदा से कहती है, देखिए हमें लड़की पसंद है और हमारा बेटा पास के स्कूल में ही टीचर है। 15,000 कमा लेता है मेरा बेटा, तो थोड़े बहुत दहेज तो बनते ही है ना बहन? देखिए बहन जी, हमारे पास बेटी को देने के लिए पैसे तो नहीं है, पर अच्छे संस्कार जरूर दिए हैं। जी बहन जी, शादी में भी बहुत खर्चा होगा, बाकी आप देख लीजिए। अरे तुम चुप रहो। वैसे बहन जी, पैसे ना दे सको तो घर का सामान तो पूरा ही चाहिए हमें। अब ये बातें करके लड़के वाले चले जाते हैं और हरिया अब अपनी पत्नी शारदा को देखकर कहता है, शादी में भी बहुत खर्चा होगा और ऊपर से लड़के वालों ने सामान की मांग की है, तो अब मुझे कर्ज लेना होगा शारदा। पापा मम्मी, जरूरी है क्या ऐसे लालची घर में मेरी शादी करने की? मुझे नहीं करनी ऐसे घर में शादी। बेटा, सभी ससुराल वाले लालची होते हैं, अगर तेरा भी भाई होता तो उसकी शादी में भी हम लेन देन करते ही। अब हरिया अपनी बेटी की शादी के लिए सेठ के घर जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, सेठ जी मेरी बिटिया की शादी में थोड़े बहुत कर्ज चाहिए, मिलेगा क्या? ये झूठा बर्तन दो पहले, फिर बात करता हूँ तुझसे। अब हरिया सेठ के झूठे बर्तन धोने लगता है और तो और ये सब हरिया का होने वाला दामाद देख लेता है, जो सेठ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। अब सेठ कुछ समय बाद हरिया से कहता है, अपनी बीबी को मेरे घर का काम करने के लिए भेज दियो, उससे ही कर्ज की बात कर लूंगा। ये सुनकर हरिया हाथ जोड़ते हुए सेठ से कहता है, जी सेठ जी, नहीं देने पैसे तो ना दो, लेकिन ऐसी बातें तो ना कहो। अब ये सब देख और सुन रहा कमलेश अपने ससुर के जाने के बाद ही सेठ के पास आता है और सेठ से कहता है, सेठ जी आपके बच्चों को अब मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, बहुत हो गया। अब आप अपने बच्चों के लिए कोई दूसरा टीचर ढूंढ लीजिए, या फिर अपनी ही तरह अपने बच्चों को लोगों पे अत्याचार करने वाला बना लो। आपको अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? चलता हूँ मैं। इसे क्या हुआ? इसे मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब कमलेश सेठ के घर से सीधा सुमन के घर जाता है, जहाँ हरिया और शारदा होते हैं। अब शारदा कमलेश को देखकर कहती है, आइए आइए बैठिए। बेटा कैसे हो, सब ठीक तो है ना? अचानक से आना हुआ? जी आंटी जी, वो बात ऐसी है, मैं अभी सेठ जी के घर में उनके बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी अंकल जी वहाँ आए और मैंने उनको देखा और उन दोनों की बातें सुनी। मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, मेरी माँ ने इतना कुछ मांग लिया आप लोगों से और आप उसको पूरा करने के लिए कर्ज इकट्ठा कर रहे थे। अब कमलेश हरिया की मजबूरी को समझकर शारदा और हरिया के साथ मंदिर पहुंचता है और पंडित को बुलवाकर मंदिर में सुमन से शादी कर लेता है। और जब शारदा और हरिया दोनों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं तो शारदा कमलेश से कहती है, दामाद जी, मेरी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है जो उन्हें आप जैसा हमसफर मिला। मैं तो धन्य हो गई आप जैसा बेटा पाकर।
आंटी जी, ये मेरा कर्तव्य था और मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है सुमन से शादी करके। वैसे ऐसे सामान आप मुझे दे भी देती तो क्या फायदा जो आप मुझे कर्ज लेके देते। मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए, सामान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला मंजर था वहाँ का। हर जगह लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे। उस भयानक भूकंप के कारण वो जगह मलबे के ढेर में बदल गई थी और उस मलबे के नीचे कई सारे लोग दबे हुए थे। उस मलबे में कहीं कोई छोटी सी बच्ची दबी थी तो कहीं कोई जवान, और पीछे छोड़ गए थे अपने परिजनों को अपने पीछे रोने के लिए। अब जब भूकंप रुकता है तो कुछ लोग अपने अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे थे तो कुछ लोग अपने परिवारों की लाशों को पकड़कर रो रहे थे। उनमें से ही एक थी लक्ष्मी। जी हाँ, लक्ष्मी एक गर्भवती थी। उसने अपने एक हाथ से अपने पेट को पकड़ रखा था। लक्ष्मी के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और वो हांफते हुए अपने पति को पुकार रही थी। साथ ही वो इधर उधर धीमी रफ्तार में चल रही थी। संजय, संजय कहाँ है आप? संजय! लक्ष्मी की अब जब आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। साथ ही खुद के सामने वो अपने पति को देखकर रोते हुए कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे थे। लक्ष्मी, बस तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम यहाँ से अपने शहर चलेंगे। मुझे माफ करना संजय जी, पर ये सब मेरी जिद के कारण ही हुआ है। ना मैं जिद करती और ना ही ये सब होता। कोई बात नहीं लक्ष्मी, पर तुम अभी उस बारे में मत सोचो। संजय की बातें सुनकर लक्ष्मी अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और लक्ष्मी अब ठीक हो जाती है। संजय लक्ष्मी को अपने घर, अपने शहर दिल्ली ले आता है। अपने बेटे बहू को देखकर शांति अपनी बहू के दोनों गालों पर अपने हाथों को फेरती है और कहती है, मैंने न्यूज़ देखी थी बहू, नेपाल में बहुत तगड़ा भूकंप आया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। लक्ष्मी अपने कमरे में जाकर आराम कर रही थी, तभी उसकी आंखों के सामने वही भयानक मंजर आ जाता है। संजय, संजय, संजय! लक्ष्मी की आवाज सुनकर संजय और शांति उसके पास आते हैं, जिसके बाद क्या हुआ लक्ष्मी, तुम ठीक तो हो ना? लक्ष्मी उनकी बातों का जवाब नहीं देती और बेहोश हो जाती है। लक्ष्मी उस हादसे के बाद पूरी तरह से दहल गई थी। अरे मैं तो कह ही रही थी कि बहू को इस हालत में वहाँ मत लेकर जा, पर मेरी सुनता ही कौन है इस घर में, तो सबको अपनी ही चलानी है ना। मैं अभी अपनी बेटी निशा को फोन करती हूँ, अब वही इसका चेकअप करेगी। हे भगवान, न जाने मेरी बहू के पेट का बच्चा कैसा होगा। उसकी ऐसी हालत की वजह से कहीं ऐसा न हो कि उसके दिमाग पर असर पड़े। शांति अब निशा को फोन करती है और उसको अपने घर पर बुलाती है। कुछ ही घंटों के बाद निशा शांति के घर आ जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, क्या हुआ माँ, आपने अचानक मुझे घर क्यों बुला लिया? निशा बेटा, पहले तू अपनी भाभी का चेकअप कर और देख उसको कि वो ठीक है या नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर निशा अपनी भाभी के पास जाती है और उसका चेकअप करके अपनी माँ और भाई से कहती है, माँ और भैया, बच्चा बिल्कुल सही है, पर भाभी किसी बात से सहमी हुई है। आखिर बात क्या है? किस वजह से वो इतनी डरी हुई और सहमी हुई है? ये सब मेरी गलती है, ना मैं उसको वहाँ ले जाता ना ये सब होता। निशा, सच बताना, तुम्हारी भाभी जिस तरह से सहमी हुई है उससे बच्चे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? पढ़ना तो नहीं चाहिए, पर हाँ ऐसा हो सकता है कि भाभी के डर और सहमे की वजह से बच्चा सुस्त पैदा हो। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? अरे ये क्या बताएगा, मैं तुझे बताती हूँ। लक्ष्मी आज बेहद खुश थी। वो खुशी से झूम रही थी और वो खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर आज उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जो पता चला। लक्ष्मी खुश होते हुए अपने सोए हुए पति के पास आती है और उसे उठाते हुए कहती है, संजय, संजय उठो, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। क्या हुआ, क्या देना है? पहले उठो तो सही। अरे बोलना लक्ष्मी, आज भी संडे, सोने दो ना। अच्छा जी, मतलब मुझसे जरूरी अब आपकी नींद हो गई क्यों? खैर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ जैसे ही आप ये खबर सुनेंगे वैसे ही आप झूम उठेंगे। आई एम प्रेग्नेंट, आप पापा बनने वाले हैं।
क्या सच में? लक्ष्मी, तुमने तो मुझे सच में दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। माँ जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? इस तरह तूने इस घर को सर पर क्यों उठा रखा है? माँ, बात ही ऐसी है, अगर आप भी ये बात सुनेगी ना तो लिख कर दे रहा हूँ कि आप न सिर्फ घर बल्कि इस पूरे मोहल्ले को अपने सर पर उठा लेंगी। हाँ ठीक है, अब बात बता, बात क्या है? फालतू में टाइम मत बर्बाद कर, समझा? माँ, आप दादी बनने वाली हैं। इस घर में अब एक बच्चे की किलकारी आने वाली है। क्या सच में? हाँ माँ, ये सच है। देख बहू, अगर ऐसा है ना तो मैं बोल दे रही हूँ कि अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी, समझी? पर माँ, परवर कुछ नहीं। संजय, मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, चल अब तू इस घर के लिए एक नौकरानी रख ले। अपनी माँ की बात से सहमत संजय अब अपने घर में एक नौकरानी रख लेता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी अपने बेड पर बैठी रील्स देख रही होती है। तभी उसके फोन में नेपाल की खूबसूरत वादियों की रील्स आती है और उसे देखकर लक्ष्मी खुद से कहती है, वाओ, कितना खूबसूरत नजारा है ये। आने दो आज संजय जी को, आज मैं उन्हें नेपाल जाने की बात कहूँगी। वैसे भी बच्चा होने के बाद फिर मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। इतना बोलकर लक्ष्मी अपने फोन को साइड में रखती है और सो जाती है। शाम को जब संजय आता है तब लक्ष्मी अपनी सास और संजय से ही कहती है, माँ जी, संजय जी, वो मैं क्या बोल रही थी कि जब बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं तो उसके कारण घर में ही फंसी रह जाऊंगी। हाँ, तो तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि नेपाल में एक प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है, चलो ना चलते हैं। वैसे भी हम शादी के बाद कहीं भी नहीं गए। बहू, नेपाल का मौसम सही नहीं रहता है। एक तो तू गर्भवती, ऊपर से तू नेपाल जाने की जिद कर रही है। देख बेटा, वहाँ भूकंप के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए तू वहाँ मत जा। मैं नहीं चाहती कि कोई दुर्घटना हो। माँ, कुछ नहीं होगा। शादी के बाद पहली बार लक्ष्मी ने कुछ मांगा है, आप बेफिक्रे रहो। शांति उसे मना करती है, पर वो शांति की एक भी नहीं सुनते और नेपाल चले जाते हैं। नेपाल की वादियों में संजय और लक्ष्मी घूम ही रहे थे कि तभी अचानक से सारी चीजें हिलने लगती हैं। धीरे धीरे कर दीवारों में दरारें आने लगती हैं और ये देखकर लक्ष्मी संजय से कहती है, संजय, यहाँ पर भूकंप आ रहा है क्या? पता नहीं लक्ष्मी, तुम एक काम करो, तुम किसी कोने में बैठ जाओ। संजय ये सब बोल ही रहा होता है तभी दीवारें गिरने लगती हैं। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जगह जगह पर दीवारें गिरकर सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाता है और उसी बीच संजय और लक्ष्मी अलग हो जाते हैं। लक्ष्मी संजय को ढूंढती है तो वहीं दूसरी तरफ संजय भी लक्ष्मी को ढूंढता है। शांति टीवी देख रही थी, तभी टीवी देखते हुए शांति खुद से कहती है, हे भगवान, नेपाल में तो भूकंप आ गया, अब क्या करूं? भूकंप में मेरी गर्भवती बहू फंसी हुई है। एक काम करती हूँ, मैं संजय को फोन करती हूँ। शांति अब संजय को फोन करने लगती है पर उसका फोन नहीं लगता। एक तरफ लक्ष्मी और संजय एक दूसरे को ढूंढ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ शांति अपनी बहू और बेटे के लिए परेशान होती है। ये बात है बेटा। नीचा, लक्ष्मी को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? भैया, एक ही तरीका है और वो है कि भाभी के मन में वो ख्याल ही ना आए, इसलिए भाभी को हर समय हंसाते रहना और जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक मैं भी आप लोगों के साथ ही रहूंगी। निशा अब अपनी भाभी की डिलीवरी तक अपनी भाभी के पास ही रहती है तो वहीं संजय और शांति भी लक्ष्मी को अब खुश रखने की पूरी कोशिश किया करती। समय गुजरता है और समय के साथ लक्ष्मी एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।